हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 7 को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग सेक्शन 8 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 8 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ एविडेंस। तो सेक्शन 8 बात करता है मेनली मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। तो सेक्शन 8 में आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, एक तो मोटिव मिलेगा, एक मिलेगा आपको प्रिपरेशन और एक मिलेगा कंडक्ट। अब इस सेक्शन को आप देखो तो ये तीन पार्ट में टोटल डिवाइड है। एक हो गया इसका ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट जो कि कंडक्ट को लेकर के डील करता है और इसमें दो एक्सप्लेनेशन है, इसके साथ ही काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस हैं। तो हम लोग पूरा इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सेक्शन 8 के पहले पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट में देखें तो ये कहता है एनी फैक्ट इज रेलेवेंट। तो कोई भी फैक्ट रेलेवेंट होगा विच शो, जो कि शो करता है और कॉन्स्टिट्यूट करता है। क्या शो करता है या कॉन्स्टिट्यूट करता है? अ मोटिव, एक मोटिव को, या प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। तो सिंपल में अगर करें तो एनी फैक्ट रेलेवेंट है, जो भी फैक्ट है वो रेलेवेंट है, जो कि शो करते हैं या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसी मोटिव को या प्रिपरेशन को। तो फैक्ट जो कि शो करते हैं या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? या तो मोटिव को या प्रिपरेशन को। फैक्ट तो वो रेलेवेंट हो जाएंगे, कब होंगे? जब वो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से मिलते हैं। तो सिंपल में अगर हम लिखें तो सेक्शन है 8, इसका पार्ट 1 में है, ये पार्ट 1 है। अब ये बुक में डायरेक्ट में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट पार्ट 1 हम अपने लिए लिख लेते हैं ताकि ये आसानी रहे समझने में। तो पार्ट 1 बात करता है एनी फैक्ट, कोई भी फैक्ट क्या होगा? वो रेलेवेंट होगा। रेलेवेंट होगा कब होगा? विच या तो वो शो करता हो, विच शोज, या कॉन्स्टिट्यूट, या तो वो शो करता हो या वो कॉन्स्टिट्यूट करता हो। क्या करता हो? ए क्या करता हो? मोटिव को या तो शो करता हो या कॉन्स्टिट्यूट करता हो, या किसी प्रिपरेशन को शो करता हो या कॉन्स्टिट्यूट करता हो। तो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन किस चीज़ के लिए? फॉर एनी, अब किसके लिए करेगा? तो यहाँ पे है फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। इसमें बात मेनली किस चीज़ की जाती है? एक तो मोटिव की बात की जाती है और एक प्रिपरेशन की बात की जाती है। तो हम ऐसा कोई भी फैक्ट जो कि किसी के मोटिव को शो करता है या मोटिव को कॉन्स्टिट्यूट करता है, मीन्स मोटिव को या तो वो शो करेगा या कॉन्स्टिट्यूट करेगा, या प्रिपरेशन को शो करेगा या कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो ऐसे फैक्ट रेलेवेंट होंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि मोटिव क्या है। तो मोटिव वही है जो हमने आईपीसी में पढ़ रखा है, मोटिव। मोटिव तो मोटिव क्या होता है? मोटिव इज अ मूविंग पावर which impels one to do an act। मोटिव का सीधा मतलब होता है कि एक मोटिव जो होता है एक मूविंग पावर है, जो कि इम्प्लिस किसी पर्सन को इम्पेल करती है, कंपेल करती है कि कोई वो एक्ट को करे। ठीक है, इसको सिंपल में कहें तो वो एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है फॉर डूइंग द एक्ट। अब कोई भी अगर हम एक्ट कर रहे हैं तो उस एक्ट में एक मोटिव होता है, लाइक कि मीन्स या हमें प्रूव करना होता है या इंटेंशन प्रूव करना होता है। तो इंटेंशन से पहले हम मोटिव को शो करते हैं कि हमारा मोटिव आएगा, मोटिव के बाद हम उस चीज़ के लिए इंटेंशन वर्क बनाएंगे। तो पहले हमारे मन में मोटिव आना चाहिए। मोटिव मीन्स कि इरादा आना चाहिए। तो कोई चीज़ को देख करके आएगा, तो उस इरादे को लेकर के हम
जो भी चीज़ों को करेंगे वो चीज़ हमारे मोटिव को शो करेगी। उसको मेनली मोटिव जो है उसको अगर हमें फाइंड करना होता है तो हम इसको फाइंड करते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो होते हैं उसी के बेसिस पे हम मोटिव को निकालते हैं। मोटिव को अब कैसे पता चलेगा कि कोई पर्सन के बीच में मोटिव है कि नहीं? ए है, बी है। एग्जाम्पल को हम लोगों ने पहले भी लिया था कि ए की बेस से प्रीवियस इनिमिटी है। कुछ 2-4 दिन पहले होता क्या है कि इन दोनों में झगड़ा होता है, एक दूसरे को गाली देते हैं और बी जो है उसमें ए को मार देता है, अपने 2-3-4 रिलेटिव के मिल के ए को मारता है। मारने के बाद अब ए को गुस्सा लगती है, उस टाइम वो कुछ नहीं करता है, बट बाद में ये क्या करता है, बी के सन को किडनैप करता है, छोटा रहता है तो उसको किडनैप करता है और उसके बाद से उसको उसका मर्डर कर देता है। तो ये शो करता है कि इसका मोटिव, कि उसने उस मोटिव में वर्क किया, कि उसका मोटिव क्या था। तो मोटिव ये था कि उसने उसको बदला लेना वो चाहता था, तो ये चीज़ें उसके मोटिव को शो करती थी। लाइक एक और एग्जांपल अगर आप सिंपल समझो तो KM नानावती का केस है। इस केस में भी यही हुआ था कि यहाँ पे भी इसके पास एक मोटिव था। मोटिव क्या था कि वाइफ के साथ एडल्ट्रस रिलेशन था। उस एडल्ट्रस रिलेशन के ग्राउंड पे ही इसने अपना इंटेंशन फॉर्म किया। तो मोटिव हमेशा प्रेजेंट होता है, बिना पहले मोटिव ही आता है, मोटिव के बाद इंटेंशन आता है, तो इसे हम लोग मोटिव कहते हैं। अब मोटिव को प्रूव कैसे करेंगे? तो हाउ टू प्रूव मोटिव, को कैसे प्रूव करेंगे? तो जो मोटिव है मेनली उसको प्रूव करने के लिए हमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस का सहारा लेना पड़ता है। हम सर्कमस्टांशियल के बेसिस पे मोटिव को प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं? पहला तो कंडक्ट से प्रूव करते हैं, उस पार्टी का जो भी कंडक्ट है उस कंडक्ट पे या उस पर्सन के कंडक्ट के बिहाफ पे हम उस चीज़ को प्रूव करते हैं। दूसरा कैसे? बाई इवेंट्स अबाउट दैट पर्सन which could cited that cite, सॉरी एक साइट होगा, साइट दैट इमोशन। मतलब एक तो कंडक्ट, उस पर्सन के कंडक्ट से हम मोटिव को देख सकते हैं कि मोटिव हमें पता चलेगा। दूसरा कैसे पता चलेगा? बाय इवेंट्स अबाउट दैट पर्सन विच कुड एक्साइट दैट पर्सन दैट्स इमोशन। ऐसे कंडक्ट जो कि उसके इमोशन को एक्साइट करते हैं। लाइक कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था कि ए बी ने जो ए को मारा प्रीवियस एनिमिटी में, तो ये उस बी के फिर मोटिव को ये उसके मोटिव को एक्साइट किया कि उसे ये करना चाहिए, बदला लेने के लिए उसने प्रोवोक किया एक तरीके से। तो ये हमारा मोटिव में आता है। इसके बाद से मोटिव के लिए हम अगर एग्जांपल देखें तो इसमें इलस्ट्रेशन पे आते हैं। तो अगर हम पहले मोटिव का देखें तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये इसमें मोटिव को लेकर के बात की गई है। तो कहता है ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। ए का ट्रायल होता है बी के मर्डर के। तो ए ने बी का मर्डर किया है, मर्डर किया, इसके मर्डर के लिए ट्रायल होता है। द फैक्ट दैट ए मर्डर्ड सी। फैक्ट क्या है? ए ने मर्डर किया सी का, ए ने सी का मर्डर किया था। फैक्ट क्या थे कि ए ने सी का मर्डर किया था पहले। दैट बी न्यू दैट, और बी को ये बात पता थी दैट ए हैड मर्डर थी, कि ए ने सी का मर्डर किया है। एंड दैट बी हैड ट्राइड टू एक्सटॉर्ट मनी, और बी ने क्या किया? मनी एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की फ्रॉम ए बाय थ्रेटनिंग टू मेक हिज नॉलेज पब्लिक। तो ये रेलेवेंट होगा। तो ये उसका मोटिव दिखा रहा है। मोटिव कैसे दिखा रहा है कि इसको सिंपल सा समझते हैं कि ए है, ए ने क्या किया? सी का बी का मर्डर किया है, ए ने बी का मर्डर किया है। या सिंपल करते हैं इसको, और सिंपल करते हैं। तो कहते हैं कि ए है, ए ने बी का मर्डर किया, इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, या ए ने पहले सी का मर्डर किया। अब ए ने सी का मर्डर किया
ये बात बी को पता चल गई, मेल हो सकता है बी उसका आई विटनेस था, उसने देख लिया हो मर्डर करते हुए। अब बी क्या करता है, बी सोचता है कि इसने मर्डर किया है, अब इससे मैं क्या करता हूँ, कुछ पैसे ले लेता हूँ इसको धमकी देके। तो ये उसको बार बार सेट करता है कि मुझे एक्सटॉर्ट करने के लिए मनी दो, तो मुझे पैसे दो, वरना मैं जो तुमने मर्डर किया है इसको पब्लिक में सबको बता दूंगा। अब बी ए जो है इस डर से उसको कुछ पैसे पहले देता है। फिर क्या होता है कि वो बार बार जब डिमांड आने लगती है तो ए को लगता है कि अब ये बार बार मांगेगा मुझसे, मैं इसको मना नहीं कर पाऊंगा। तो ए क्या करता है, ए जो है प्लान बनाता है और बी को मार देता है। तो ए बी का जो मतलब वर्क है, बी बार बार उससे जो पैसे की सेटिंग कर रहा है, इससे ए के अंदर ये मोटिव आता है कि इसको मैं मार देता हूँ, वरना अगर नहीं दूंगा मैं पैसे तो किसी ना किसी दिन ये इन्फॉर्मेशन को पब्लिक कर ही देगा। तो उससे बेटर है कि इसको भी मार ही देते हैं ताकि हम सेफ हो जाएं। तो इसलिए ये इसका मोटिव शो करता है कि क्यों इसने मारा, क्योंकि वो उससे बार बार पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसको धमकी दे रहा था कि वो उसकी नॉलेज को पब्लिक करेगा। तो ये इसका मोटिव शो कर रहा है ए का कि ए इसीलिए ए ने इसलिए बी को मारा है। तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट होगा, ये क्या होगा, रेलेवेंट होगा। फिर अगला हम लोग चलते हैं कि मोटिव हो गया, अब हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन क्या होती है, तो प्रिपरेशन तो आप आसानी से समझ सकते हो। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी करना। तो आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो तैयारी करने का मतलब कि सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि ये ए है और ये बी है। ए जो है बी को वो मर्डर करना चाहता है। मर्डर करने के लिए अब ये क्या करेगा, या तो ये मान लीजिए अगर ये एक गन खरीदता है या बुलेट गन है इसके पास, तो वो बुलेट तो अगर खरीद के लाता है तो इससे भी इसकी तैयारी पता चले। अगर इसके पास कोई नाइफ है और नाइफ को ये क्या करता है, साफ करता है। तो ये इसका जो प्रिपरेशन कर, एक तरीके से ये प्रिपरेशन कर रहा है। प्रिपरेशन का मतलब वो तैयारी कर रहा है कि उस एक्ट को कैसे किया जाए। तो उस एक्ट को करने के लिए वो जो भी चीज़ें करता है वो भी उसका एक रिलेवेंट फैक्ट आती है। तो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन किस चीज़ का, जो कि शो करती हो, प्रिपरेशन शोज या कॉन्स्टिट्यूट करती हो। ठीक है, ये प्रिपरेशन शो करेगी या कॉन्स्टिट्यूट करेगी किसी रेलेवेंट फैक्ट से, ये मैच करेगी किसी रेलेवेंट फैक्ट से या फैक्ट इन इशू से। तो ये अपना प्रिपरेशन, जो इसकी प्रिपरेशन को कोई ऐसा फैक्ट जो कि शो फैक्ट जो है वो इसकी प्रिपरेशन को शो करता है या इसकी प्रिपरेशन को बताता है कि इसने ऐसा, ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था। तो ये जो है ये शो करेगा कि उसने कुछ प्रिपरेशन के लिए वर्क कर रहा था। तो प्रिपरेशन के लिए क्या है, वंस एन offense is committed, the evidence of preparation become the most important for the crime, must have been committed by it, committed by the man, नहीं रहेगा, committed by the man who was preparing for it। सिंपल सा है, वंस एन ऑफेंस इज कमिटेड, जब एक बार कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है, द एविडेंस ऑफ प्रिपरेशन बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द क्राइम, ये बहुत सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है क्राइम के लिए। मस्ट हैव बीन कमिटेड बाई द मैन हु वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट। अब यहाँ पे क्यों इसको देखते हैं कि जब ऑफेंस हो जाए, क्योंकि प्रिपरेशन जो है वो अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको अगर छोड़ दें, लाइक डकैती है या वेजिंग वॉर है, इन सब चीज़ों को जो कि काफ़ी हीनियस नेचर के हैं, अगर उन चीज़ों को छोड़ दें तो प्रिपरेशन अपने आप में कभी भी कोई ऑफेंस नहीं होता। प्रिपरेशन इज नॉट एन ऑफेंस। आप प्रिपरेशन किसी चीज़ की करते हो तो आपको इस
खाली प्रिपरेशन के बिहाफ पे कभी भी कोई कन्विक्शन नहीं होगा कि आपने प्रिपरेशन की थी। प्रिपरेशन का मतलब कि आपने ए है, आपका कोई आपका कोई दुश्मन है, आप इसको आपके पास इसने क्या किया है, इसके पास कुछ बुक्स हैं, मान लो इसके पास कुछ बुक्स हैं, बी के पास कुछ बुक्स हैं। आप क्या करते हो, आप एक प्लान बनाते हो कि ऐसा है, इस दिन आप इससे बात करते हो कि किस दिन तुम घर पे नहीं रहोगे, तो जब तुम रहना तो मुझे बताना, तो मैं आऊँगा। अब वो बीच बीच में बता देता है कि यार देखो 2 दिन के लिए मैं तो घर पे नहीं रहूँगा और घर पे सिर्फ मेरे फैमिली वाले रहेंगे, और मैं 2 दिन के बाद आऊँगा तो तुम आज के मुझसे मिलना। उस केस में क्या करता है, इसे पता रहता है कि ये 2 दिन नहीं रहेगा। अब ये कोई किसी बहाने से इसके घर जाता है और इसकी बुक्स में से कुछ बुक्स को उठा लाता है एज अ थेफ्ट। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ इस पार्ट को देखें, पहले पार्ट को देखें, तो ये इसने जो भी पूछा, ये क्या, मान लीजिए ये प्रिपरेशन भी है, बट ये कहीं भी कोई ऑफेंस नहीं क्रिएट करी है। ऑफेंस ये तब हुआ जब ये इसके घर गया और उसने बुक्स चुरा के लेके आया, तो ये ऑफेंस हुआ। तो प्रिपरेशन जो है वो हमेशा कब देखा जाता है, जब कोई ऑफेंस हो जाता है, तो उसके बाद हम प्रिपरेशन को देखते हैं कि क्या क्या उसके लिए प्लानिंग उसने की थी। प्रिपरेशन का मतलब होता है कि क्या क्या उसने प्लान बनाए थे। तो इसी प्रिपरेशन में आता है लाइक कि गन परचेज करना, किसी वेपन को साफ करना। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, अगर वो ऐसी चीज़ों को कर रहा है तो वो उसका प्रिपरेशन शो करती हैं कि उसका जो प्रिपरेशन है वो है, इस चीज़ में प्रिपरेशन है। अब प्रिपरेशन के लिए हम लोग अगर इलस्ट्रेशन देखें तो इलस्ट्रेशन सी पे हम लोग आते हैं। तो ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन। तो ए का जो ट्रायल होता है, ए जो है बी का मर्डर करता है, कैसे करता है, पॉइजन देके, जहर देके इसको मार देता है। द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी के डेथ से पहले ए प्रोक्योर्ड पॉइजन। अब ये फैक्ट पता चलता है कि ए जो है उसकी डेथ से पहले उसने जहर खरीदा, उसने पॉइजन को प्रोक्योर किया, मतलब खरीदा उसने कहीं से पॉइजन। सिमिलर टू दैट विच वाज एडमिनिस्टर्ड टू बी, और वो वही सेम पॉइजन है। ऐसा नहीं पॉइजन तो भाई कोई, चलो कोई भी कुछ खरीद सकता है किसी भी वर्क के लिए, बट वो सेम पॉइजन है जो बी की बॉडी में मिला है। तो ये जो चीज़ें हैं वो रिलेवेंट हो जाएंगी। ये शो करता है कि जो ए है वो प्रिपरेशन कर रहा था और उस प्रिपरेशन में उसने पॉइजन खरीदा, बी के लिए पॉइजन खरीदा, और वो सेम पॉइजन बी की बॉडी से रिकवर हुआ, मतलब सेम पॉइजन उसकी बॉडी से मिला, वो सेम पॉइजन था। तो इसको हम लोग कहेंगे कि वो जो है उसने उसको प्रिपरेशन की, उसने उस प्रिपरेशन कॉज की, उस प्रिपरेशन के नाते उसने बी का मर्डर किया। तो उसने जो जहर खरीदा वो उसके प्रिपरेशन को शो करता है। तो ये हमारा था मोटिव और प्रिपरेशन। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट बात करता है, जो है ये सेकेंड पार्ट, ये बात करता है कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी। तो मेनली ये बात करता है कंडक्ट। तो कंडक्ट, अब यहाँ पे कंडक्ट था, तो कंडक्ट का मतलब हम प्रीवियस कंडक्ट को भी समझते हैं और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो कंडक्ट हम लोग चलेंगे, क्या है हमें पढ़ना, कंडक्ट। कंडक्ट, तो कंडक्ट में पहली बात तो 2 कंडक्ट आते हैं। एक तो आता है प्रीवियस, एक आता है सब्सीक्वेंट। प्रीवियस मतलब कि जो ऑफेंस होने के पहले उसने जो भी एक्ट किए होंगे, जैसे मतलब कि वो कहीं गया, कहीं घूमने गए, कहीं दोनों साथ में थे, कहीं खाना खाने गए, ये सब चीज़ें जो है वो प्रीवियस कंडक्ट में आ जाएंगे ऑफेंस से। और ऑफेंस होने के बाद जो कंडक्ट वो कर रहा है वो सब सब्सिक्वेंट कंडक्ट में आ जाएगा। तो ये हमारा ऑफेंस से करने के बाद जो उसने किया या करने के पहले किया, तो पहले जो भी किया वो प्रीवियस कंडक्ट हो जाएगा, बाद में जो किया वो सब्सिक्वेंट हो जाएगा, वो सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो जाएगा। तो कंडक्ट की बात करता है। अब कंडक्ट में कहता है कि द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, किसी पार्टी का कंडक्ट, और किसका किसका कंडक्ट, इसमें देखिए कई पार्ट हैं, तो किसी कंडक्ट ऑफ एनी, किसी पार्टी का कंडक्ट। कंडक्ट देखिए 2 तरह का होता है, एक तो प्रीवियस, एक सब्सिक्वेंट। अब सब्सिक्वेंट में भी किसका किसका कंडक्ट, तो एक तो पार्टी, जो पार्टी है उसका खुद का सेल्फ, मतलब कि सेल्फ उसका खुद का, और एजेंट ऑफ एनी पार्टी, उसका अगर कोई एजेंट है तो उसका कंडक्ट। टू एनी सूट और प्रोसीडिंग, किसी सूट और प्रोसीडिंग में अगर कोई एजेंट है तो उस पर्सन का कंडक्ट देखा जाएगा इन सूट और इन सच सूट और प्रोसीडिंग। और
तीसरा क्या था का, इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट एंड इशू, किसी फैक्ट एंड इशू के देयर इन और रेलेवेंट देयर टू इन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, यहाँ पे है कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफेंस अगेंस्ट होम इज सब्जेक्टेड टू एनी प्रोसीडिंग। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट होम इज सब्जेक्टेड टू, तो कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफेंस अगेंस्ट होम इज सब्जेक्टेड, तो इसका मतलब सीधा सा समझिए कि इसको कहते हैं विक्टिम, विक्टिम का कंडक्ट। तो विक्टिम को ना लिख के इसने पूरा लिखा है द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन का कंडक्ट एंड ऑफेंस अगेंस्ट होम इज सब्जेक्टेड टू एनी प्रोसीडिंग। तो इसमें क्या होगा, तो जिसके लिए कोई प्रोसीडिंग है तो वो क्या होगा, वो रेलेवेंट होगा। तो वो जो कंडक्ट है वो रेलेवेंट होगा इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस, अगर वो कंडक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है, या और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट इन इशू, अगर वो किसी फैक्ट इन इशू से इन्फ्लुएंस हो रहा है या रेलेवेंट फैक्ट से इन्फ्लुएंस हो रहा है, वेदर इट वाज प्रीवियस और सब्सिक्वेंट देयर टू। अब इसको पूरा सिंपल में समझते हैं कि क्या कह रहा है, ये इतना काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है तो शॉर्ट में करते हैं। तो ये बात करता है, पहले तो ये बात करता है कंडक्ट की, कंडक्ट किसका, कंडक्ट किसका, एनी पार्टी की पार्टी का कंडक्ट। दूसरा किसकी बात करता है, एनी एजेंट, ठीक है, पार्टी का अगर कोई या तो खुद पार्टी है वो मतलब कि हिमसेल्फ, उसका भी कंडक्ट या उसके एजेंट का कंडक्ट, इसलिए टू एनी सूट या प्रोसीडिंग, किसी सूट में या किसी प्रोसीडिंग में इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग, उस प्रोसीडिंग और सूट के रेफरेंस में, तो देयर इन और रेलेवेंट फैक्ट देयर टू, और कहता है क्या, एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन against whom is the against whom offense, जिसके अगेंस्ट whom ऑफेंस हुआ है। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया विक्टिम का कंडक्ट। तो हम अगर इसको एकदम शॉर्ट में समझें तो किसके किसके कंडक्ट की बात कर रहा है, तो किसी पार्टी का कंडक्ट सीधा सीधा, या किसी उसके एजेंट का कंडक्ट, या किसी विक्टिम का कंडक्ट क्या है, इवन की पार्टी का कंडक्ट जो एक्यूज्ड है, या जो भी पार्टी है, अगर सिविल सूट है तो उसमें पार्टी होगी, अगर वैसे क्रिमिनल केस है तो उसमें एक्यूज्ड है उसका या उसके एजेंट का कोई है, या कोई विक्टिम है, तो उसका जो कंडक्ट होगा, कंडक्ट, अब वो कंडक्ट जो कि प्रीवियस भी हो सकता है और सब्सिक्वेंट बाद का भी हो सकता है, तो वो अगर कंडक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है या इन्फ्लुएंस बाय एनी फैक्ट, वो किसी इन्फ्लुएंस कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है या किसी फैक्ट इन इशू से इन्फ्लुएंस हो रहा है या रेलेवेंट फैक्ट से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, रेलेवेंट होंगी। तो सिंपल सा है कि किसी भी पार्टी का कंडक्ट, उसके एजेंट का कंडक्ट या किसी विक्टिम का कंडक्ट, उस केस में ये देखा जाएगा कि या तो प्रीवियस का कंडक्ट या सब्सिक्वेंट का कंडक्ट, अगर वो किसी भी चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा है या वो किसी फैक्ट इन इशू से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वो एक रेलेवेंट फैक्ट होगा। इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं पहले। इलस्ट्रेशन से पहले आप इसको एग्जाम्पल से समझो, मतलब एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। मेनली केस लॉ पे निकल के आया। तो एक पर्सन है ए ने क्या किया है, बी का मर्डर किया है। अब मर्डर किया, अब क्या हुआ कि ये मर्डर करने के बाद एक जगह पे है जहाँ पे सब लोग उस मर्डर को देख रहे हैं, कई लोग की भीड़ जमा हुई है यहाँ पे, पर्सन हैं ढेर सारे। उसी एक पर्सन में क्या हुआ कि एक आदमी बोलता है एक्स कि देखो पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है और अब तो चोर पकड़ा ही जाएगा। जैसे ये बोलता है, ए जो है वो वहाँ से भागने लग जाता है।
ठीक है, ये जो है वहाँ से भाग नहीं रहा, मतलब वो रन करता है बहुत तेज़ी से, रन करते हुए भाग जाता है। तो ये जो कंडक्ट है, ये कंडक्ट है ए का, ये जो ये क्या है, एक सब्सीक्वेंट कंडक्ट है, एक सब्सीक्वेंट कंडक्ट है। और उसका भागना जो है वो एक अपने आप में रेलेवेंट हो जाएगा कि हो सकता है उसने ऑफेंस किया हो, तभी वो पुलिस को देखते ही भाग गया। तो ये का कंडक्ट है। मैं अब अगर देखें तो ये जो है ये फैक्ट है अग्नू नागेशिया, स्टेट ऑफ बिहार। इसको आगे हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे 19। तो ये है हमारा कंडक्ट। तो कंडक्ट को लेकर के ये चीज़ें हैं। अब कंडक्ट को लेकर के अगर हम इलस्ट्रेशन देखें तो यहाँ पे कहता है इलस्ट्रेशन, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, ए ने बी को रॉब किया, ये क्वेश्चन है। तो ए ने बी के साथ रॉबरी कमिट की। द फैक्ट दैट आफ्टर बी वॉज रॉब्ड, आफ्टर बी वॉज रॉब्ड, शी सेड इन एज प्रेजेंस द पुलिस इज कमिंग टू टुक द मैन हु रॉब्ड बी एंड दैट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड ए रैन अवे। तो ये रेलेवेंट। तो सेम इलस्ट्रेशन जो अभी हमने पढ़ा, ये वही सेम इलस्ट्रेशन है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ए के पास, ए है, इसने क्या की, बी के घर पे चोरी की है, थेफ्ट किया है, और वो दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, उसकी चोरी के बाद भीड़ लगी रहती है। उसी में क्या होता है कि एक पर्सन कहता है कि देखो पुलिस आ गई, मतलब एक्स कहता है कि पुलिस आ गई और वो अब चेक करेंगे कि चेक करेगी कि पूरे सोसाइटी में सबका घर चेक होगा, जिसके घर से सामान मिलेगा वो पकड़ा जाएगा। अब ये ए जैसे सुना, ए को पता है कि उसके पोजीशन में उसका सामान है जो भी उसने चुराया, वो वहां से भागा उस सामान को छिपाने के लिए। तो ए जैसे ही भागा वहां से, वो जैसे ही रन किया, तो ये इसका कंडक्ट है। ये कंडक्ट शो कर रहा है कि वो वहां से भाग रहा है, इसलिए वो उस ऑफेंस को कर सकता है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है। तो हम लोग इसमें दो एक्सप्लेनेशन है, पहले एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे, फिर हम लोग इसके इलस्ट्रेशंस को देखेंगे, उसके बाद केस लॉज को डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन वन कहता है द वर्ड कंडक्ट, यहाँ पे वर्ड बताया जो ऊपर कंडक्ट की बात किया, उस कंडक्ट को लेकर एक्सप्लेनेशन दिया है कि द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड, ये डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट। तो कंडक्ट में स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। अब अगर कोई पर्सन है वो कह रहा है कि उसने मेरे साथ कोई ऑफेंस कमिट किया, तो ये उसका कंडक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं करता है डायरेक्टली। अब लेकिन कब करेगा, अनलेस, अनलेस लगवा, अनलेस मीन्स कि कब कर सकता है, दोज स्टेटमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट accompany and explain acts other than the statement। तो इसका सिंपल सा मतलब समझिए कि कैसे इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक पर्सन है ए, अब ये क्या हुआ कि इसको बी मार रहा है, इसको मारने लगा, तो इसको काफ़ी ज़्यादा इंजरी कॉज हुई। अब इंजरी वो दे ही रहा था कि उसको लगता है, उसको बीच में मौका मिलता है, वो वहाँ से बी जो है उठ के भागने लगता है। तो अगल बगल जो लोग रहते हैं उनको देख करके ये चिल्लाता है कि ये मुझे जान से मार देगा, ये पर्सन मुझे पर्टिकुलर नेम लेके कहता है कि ये पर्सन मुझे जान से मार देगा, मुझे बचाओ, ये पर्सन मुझे जान से मार देगा। ये चिल्लाते हुए भाग रहा है और बता रहा है कि मैंने जो भी सर्कमस्टांसेस थे कि मैं इसको रास्ते में मिला, इसने मुझे लूटने की कोशिश की, मैं इसको जब मैंने मना किया, रेसिस्ट किया, तो ये मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पे सिर्फ वो स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, ये बता रहा है स्टेटमेंट के साथ साथ कि एक्ट को भी एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने मुझे मारा है, और वो चीज़ें दिख रही हैं कि वो मुझे मार रहा है, वो मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तो उसने जो एक्ट है उसका, ये जो है इसके कंडक्ट में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि इस एक्ट में क्या है कि स्टेटमेंट भी है, यहाँ पे एक तो स्टेटमेंट है और साथ ही साथ उसका कंडक्ट भी, एक्ट भी, कोई एक एक्ट भी हो रहा है जो उसके साथ एकम्पनी कर रहा है, दोनों एक साथ साथ दे रहा है। ऐसा नहीं कि वो बैठ के, ऐसा नहीं कि वो बैठ करके ऐसा कुछ काम कर रहा है कि बैठ के वो बताते जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे जो भी ए कह रहा है वो एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। तो इस फैक्ट इसमें ये होगा, ठीक है, कि ए जो एक्सप्लेनेशन है इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि ये सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं करता है, स्टेटमेंट को ये तब इंक्लूड करेगा जब उसके साथ कोई चीज़ कंपनी में कोई एक्सप्लेन कर रही है एक्ट को, अदर देन स्टेटमेंट के साथ कुछ और भी हो रहा है, तो वहाँ पे जो वो वर्क कर रहा है वो उसके कंडक्ट को भी शो कर रहा है, साथ ही साथ वो सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश कर रहा है।
एक्सप्लेनेशन 2 जो कंडक्ट का है वो भी बताता है, व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट, अगर किसी पर्सन का कंडक्ट जो है वो रेलेवेंट है, एंड एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम, अगर उससे कोई स्टेटमेंट बनाया जाता है, और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग विच अफेक्ट्स द कंडक्ट, जो उसके कंडक्ट को इफेक्ट कर रही है वो रेलेवेंट हो जाएगी। सिंपल सा समझते हैं कि ऐसे कहते हैं एक्शन प्लस रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन कैसे होगा, जैसे ए है, ए ने बी का मर्डर किया, या सॉरी ए ने बी का, हाँ मर्डर ही ले लेते हैं, मर्डर आसान पड़ेगा आपके लिए। तो ए ने बी का मर्डर किया, अब मर्डर करने के बाद से ये क्या हुआ कि सबके साथ प्लेस जहाँ पे हुआ मर्डर हुआ वहीं पे ये भी खड़ा है। बी बोलता है कि देखो इंस्पेक्टर आ गया या पुलिस आ गई, और जैसे ये देखता है कि ये पुलिस आ गई, ये सुन के ये भागने लगता है, ये भागता है, रन करता है वहाँ से एब्सकॉन्ड करने के लिए अपने आप को। तो यहाँ पे है कि द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का जो कंडक्ट है वो रेलेवेंट हो जाएगा, एंड एनी स्टेटमेंट मेड टू, अगर कब होगा, जब एनी स्टेटमेंट मेड टू, उससे कोई स्टेटमेंट बनाई गई और उसके प्रेजेंस में और हियरिंग में, जब वो खड़ा वहाँ पे प्रेजेंट था और सुन रहा था, और विच अफेक्ट हिज कंडक्ट, और उसके बाद उसका कंडक्ट क्या हुआ कि वो वहाँ से भागने लगा, तो ये जो उसका कंडक्ट है वो एक रेलेवेंट हो जाएगा। तो कब ये बताया है कि कब कंडक्ट और रेलेवेंट हो सकता है, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। अब हम लोग चलेंगे इसके इलस्ट्रेशन पे। तो इलस्ट्रेशन जो ए है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो हम लोग चलते हैं इलस्ट्रेशन बी पे। इलस्ट्रेशन है बी। तो इलस्ट्रेशन कहता है ए सूच बी, तो ए जो है वो बी को सू करता है अपॉन ए बॉन्ड, बॉन्ड पे फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, मनी के पेमेंट के लिए। बी डिनाई कर देता है, बी डिनाइज मेकिंग ऑफ द बॉन्ड, बी क्या कर देता है, ये डिनाई कर देता है बॉन्ड देने, मेकिंग बॉन्ड देने से। तो उस केस में क्या होगा, द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन द बॉन्ड वाज एलिज टू बी मेड, तो फैक्ट कहता है एट द टाइम, एट द टाइम व्हेन द बॉन्ड वाज एलिज टू बी मेड, जब वहाँ पे बॉन्ड बनाना था, बी रिक्वायर्ड मनी फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, तो बी को क्या था, एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए मनी चाहिए थी, तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। तो सिंपल कि जैसे ए है, ए ने बोला कि देखो मुझे पैसे चाहिए, तो वो बोलता है कि देखो बॉन्ड बना के दे दो तभी हम तुमको देंगे, तो वो कहता है कि नहीं हम बॉन्ड नहीं बना के देंगे, तो कहता है कि फिर मतलब पैसे के, तो यहाँ पे ये शो करता है कि देखो बी को वहाँ पे बी को है पैसे की ज़रूरत, इसलिए वो ए से पैसे मांग रहा है, और वो कह रहा है कि देखो मैं बॉन्ड पे ही, मतलब बॉन्ड बना के दो तो मैं पैसे दूंगा। तो उस केस में जो उसका स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट हो जाएगा कि वो बॉन्ड की बात कर रहा है, तो वो इंटेंशन शो कर रहा है, वो इसका इंटेंशन दिखा रहा है कि भाई देखो मैं पैसे तो दे दूंगा लेकिन मुझे बॉन्ड दो तभी मैं दूंगा, अदरवाइज मैं पैसे नहीं दूंगा। तो ये इसके इंटेंशन को शो कर रहा है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है, ये प्रिपरेशन की बात करता है। अब बात करते हैं डी पे। तो डी कहता है द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन डॉक्यूमेंट इज अ विल ऑफ ए, क्या सर्टेन डॉक्यूमेंट विल है, ए की विल है, तो ए की विल को लेकर के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आता है द फैक्ट दैट नॉट लॉन्गर बिफोर द डेट ऑफ एलिज्ड विल के मतलब बनने से पहले की बात है, ए मेड इंक्वायरी इनटू द मैटर्स विच द प्रोविजंस ऑफ एलिज्ड विल रिलेट, एलिज्ड विल के रिलेट करता है, दैट ही कंसल्टेड वकील्स इन रेफरेंस ऑफ मेकिंग विल एंड द caused draft of other wills to be prepared of which he did not approve are relevant। सिंपल सा है कि ए जो है, ए ने एक विल बनाई और उसकी विल जो है क्वेश्चन में है कि क्या ये विल उसी ने बनाई, ये जो उसने विल बना के दी है क्या वो उसी ने बनाई। अब विल कोई पर्सन तब इन्फोर्स में आती है जब वो पर्सन की डेथ हो, तो यहाँ पे मतलब ए की डेथ हो चुकी है। अब ये क्वेश्चन है कि क्या विल जो बनी है वो ए ने बनाई, तो इससे पहले पता चलता है, इसमें कुछ फैक्ट निकल के आते हैं। फैक्ट ये निकल के आते हैं कि जैसे वो बिल बनाने से पहले, जब जिस दिन ये बिल बनी थी उसके बनाने के कुछ दिन पहले वो वकील एडवोकेट से मिला था, वकील से मिला था, एडवोकेट से मिला था। उसने क्या किया, उनसे कहा, पूछा कि कैसे हम बिल बना सकते हैं, उसके लेकर के उसने इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद से उसने कुछ ड्राफ्ट लिए कि कैसे बिल बनाई जाती है। ड्राफ्ट बनाने के बाद से
उसने कुछ विल को प्रिपेयर भी किया और जिसको वो लेकर के गया, बट वो विल अप्रूव नहीं हो पाई, उसने उस विल को अप्रूव नहीं किया। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक रेलेवेंट फैक्ट हैं, ये बताती हैं कि वो प्रिपरेशन कर रहा था विल बनाने की। अब ज़रूरी नहीं कि प्रिपरेशन जो है वो हमेशा किसी ऐसे ऑफेंसेस को लेकर के ही हो, वो किसी भी नॉर्मल चीज़ के लिए भी अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं किसी भी चीज़ के, तो वो प्रिपरेशन शो करती है। कि आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो वो भी आपको शो करता है कि आप उसके लिए लाइक प्रैक्टिस सेट लगाते हो, आंसर राइटिंग करते हो, तो वो शो करता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये हो गया डी वाला। अब आते हैं ई पे, इलस्ट्रेशन है हमारा ई। तो इसी मेनली क्या होता है ना, इलस्ट्रेशन ही कॉपी पेस्ट होते हैं एग्जाम में, इलस्ट्रेशन से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं हर जगह। तो ए इज एक्यूज ऑफ अ क्राइम, ए जो है वो एक्यूज है क्राइम का। द फैक्ट दैट आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ, आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ और आफ्टर द एलिज्ड क्राइम ए प्रोवाइडेड एविडेंस विच वुड टेंड टू गिव फैक्ट्स ऑफ अ केस appearance favorable to him, or that he is destroyed or concealed evidence, or prevented to preserve or procure the absence of a person who might have been witnesses, जो कि विटनेस हैं, और suborn persons who give false evidence respecting to it are relevant। तो अब यहाँ पे एक मैटर आता है कि ए जो है वो एक्यूज्ड है क्राइम का, तो एक फैक्ट आता है कि बिफोर, आइदर बिफोर और एट द टाइम और आफ्टर दी, मतलब क्राइम करने से पहले या उस टाइम पे या क्राइम करने के बाद, ए प्रोवाइडेड एविडेंस विच वुड टेंड टू द फैक्ट्स टू कॉज एन अपीयरेंस फेवरेबल टू हिम। तो उसने क्या किया, कुछ एविडेंसेस को ऐसे, मतलब जैसे कि सिंपल सा इसको समझते हैं कि ए है, वो एक, ए ने बी का मर्डर किया, ए ने सिंपल बी का मर्डर किया। मर्डर के बाद वो क्या करता है, उस करने से पहले, मतलब कि मर्डर करने के पहले, मर्डर करते वक्त और मर्डर करने के बाद, यहाँ पे वो कहता है कुछ एविडेंस को रखता है और ऐसे पर्सन को वो इंड्यूस करता है कि वो उसके फेवर में गवाही दें कि उसने ऑफेंस नहीं किया। अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो ये शो करता है कि उसने प्रिपरेशन उसकी शो कर रहा है कि वो प्रिपरेशन कर रहा है कि उसके लिए कोई एविडेंस ना दे, और ये उसके कंडक्ट में आ जाएगा। वो जो प्रिपरेशन है उसका कंडक्ट शो करती है कि वो अपने आप को क्या होगा, उसका प्रीवियस कंडक्ट, उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट, उस टाइम पे क्या कंडक्ट है, उस कंडक्ट को दिखा दी है कि उस प्रिपरेशन से वो अपने कंडक्ट को क्या करता है, ये बताता है कि मैं जो हूँ, मैंने वो ऑफेंस नहीं किया, इसलिए वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे वो जो भी कर रहा है उसके कंडक्ट को लेकर के बीच में आती है, ठीक है, वहाँ पे वो प्रिपरेशन कर रहा है अपने कंडक्ट को लेकर के। फिर एफ है, एफ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जी कहता है द क्वेश्चन इज वेदर ए ओज 20 रुपये 10, ए ने 20 से 10,000 रुपये लिए हैं। द फैक्ट दैट ए आस्क्ड सी टू लेंड हिम मनी एंड दैट डी सेड टू सी इन एज प्रेजेंस एंड हियरिंग आई एडवाइज यू डू नॉट ट्रस्ट ए इफ फॉर ही ओव 10,000 रुपीज एंड ए वेंट अवे विदाउट मेकिंग एनी आंसर। तो ये रेलेवेंट फैक्ट होगा। ए ने क्या किया, सी से पैसा उधार मांगा 10,000 रुपये। अब सी जो है वो डी से पूछता है, सी डी से पूछता है कि क्या मैं उसको पैसे दे दूं। अब डी वहाँ पे जब पूछता है तो वहाँ पे ए रहता है, तो इस डी कहता है कि भाई ए को पैसे मत दो, और वो ट्रस्ट करने के लायक नहीं है, उसने बी से भी पैसे लिए थे लेकिन अभी तक लौटाए नहीं है। इतना सुनने के बाद क्या होता है, ए वहाँ से चला जाता है। तो ये शो करता है कि वो एक रेलेवेंट फैक्ट है। अगर वो ऐसा नहीं होता तो उस चीज़ का वो रिप्लाई करता, उसने रिप्लाई नहीं किया, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि वो जो बात कह रहा है वो सही बात है, इसलिए वो वहाँ से चला गया। तो ये उसका कंडक्ट शो कर रहा है। सेम हम लोग देखते हैं एच वाला। तो द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम, ए ने कोई कमिट किया है, कमिट किया है कोई क्राइम। तो द फैक्ट दैट ए अब्सकॉन्डेड आफ्टर रिसीविंग अ लेटर वार्निंग हिम दैट इंक्वायरी हैज बीन मेड फॉर द क्रिमिनल एंड द कंटेंट्स ऑफ लेटर आर रिलेवेंट। तो ए के ऊपर एलिगेशन है कि उसने एक क्राइम किया है, ऑफेंस, कोई ऑफेंस किया है। अब उसके पास एक लेटर आता है, उसके पास मान लो एक्स एक लेटर भेजता है कि देखो ये जो ऑफेंस है इसमें हमने क्या किया, इंक्वायरी शुरू कर दी है, और इंक्वायरी करने के बाद हमें जैसे ही पता चलेगा कि जो भी क्रिमिनल है हम उसको पनिशमेंट देंगे, उसको हम पनिश करेंगे। तो अब जो भी उस लेटर में लिखा है वो एक रेलेवेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करता है, ए जैसे ही वो सब पढ़ता है वहाँ से वो भाग निकलता है, तो वो एब्सकॉन्डेड हो जाता है। तो ये उसका दिखा रहा है कि उसका कंडक्ट दिखा रहा है, कंडक्ट दिखा रहा है सब्सिक्वेंट कंडक्ट, कि वो वहाँ से चला जा रहा है। आई पढ़ते हैं, ए इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। द फैक्ट दैट
क्राइम का ऑफेंस है। द फैक्ट दैट आफ्टर द कमीशन ऑफ एलिस्ट क्राइम ही absconded or was in possession of the property or proceeds of the property acquired by the crime or attempted to conceal things which were might have been used in committing, तो वो रिलेवेंट है। लाइक कि ए ने एक ऑफेंस किया, ए ने क्राइम कमिट किया, अब क्राइम करने के बाद या तो वो भाग गया या तो वो उस मतलब थेफ्ट किया तो उसने क्या किया, उसके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन है, और या उसके पास उस प्रॉपर्टी को उसने बेच दिया तो उसके पास पैसे काफ़ी ज़्यादा आ गए। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो अब जैसे ही वो उसने उस चीज़ को कंसील करने की कोशिश की या वहाँ पे अटेम्प्ट कुछ करने की कोशिश किया तो वो चीज़ें जो हैं वो रिलेवेंट हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें रिलेवेंट हैं। ये देखते हैं, ये है द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रेविस्ड, ये काफ़ी पूछता है भी एग्जाम में। द फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर द एलिज रेप he made a complaint regarding the crime, the circumstances under which and in the terms in which complaint was made, तो relevant। तो ए का जैसे क्या हुआ, ए को किसी ने रेविश करने की कोशिश की, रेविश मतलब रेप करने की कोशिश की, तो ट्राई किया, अटेम्प्ट किया। अब उसने क्या किया, जैसे ही वो हुआ उसके बाद वो तुरंत जाती है पुलिस स्टेशन पे, वो कंप्लेन करती है, अपने सर्कमस्टांसेस को बताती है, तो ये बताता है कि वो रेलेवेंट होगा। इसमें कहता है द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट he said that he has been ravished is not relevant। अब अगर ऐसा होता है कि वो कंप्लेन नहीं करती और बाद में कभी कुछ होता है कि वो कहती है कि इसने मेरे साथ अटेम्प्ट टू रेप किया या रेप करने की अटेम्प्ट टू रेप किया, तो वो उसका जो स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि उसने कोई कंडक्ट ही नहीं किया, वो पुलिस के पास ना ही गई, ना ही उसने कोई ऑफेंस में कंप्लेन रेज की, तो ये इस सेक्शन के अंदर नहीं आएगा। बट तो इट मे बी रिलेवेंट अंडर, बट ये डाइंग डिक्लेरेशन में रिलेवेंट हो सकता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन हम सेक्शन 32 जब क्लॉज 1 पढ़ेंगे तो वहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन की बात की गई है, तो वहाँ पे ये रिलेवेंट हो सकता है या कोरोबोरेट किया जा सकता है 157 में, अदरवाइज ये अपने आप में रिलेवेंट नहीं होगा। तो ये है जे वाला। ये पढ़ते हैं, द क्वेश्चन इज ए वेदर ए रॉब्ड बी, क्या ए ने बी को रॉब किया, ए रॉब हुआ है कि नहीं। द फैक्ट दैट सून आफ्टर द एलिज रॉबरी ही मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द ऑफेंस द सर्कमस्टांसेस इन विच द टर्म्स विच कंप्लेंट वाज मेड। तो ये जैसे ही उसका मतलब कि रॉबरी हुई तो वो क्या करता है, कंप्लेंट बनाता है, कंप्लेंट से पता चलता है कि उसके साथ हुई, तो ये सारी चीज़ें जो है वो रेलेवेंट हो जाएंगी, ये चीज़ें रेलेवेंट हो जाएंगी। लेकिन अगर वो नहीं करता है, नॉट एनी कंप्लेन, कंप्लेन नहीं करता है, तो अगर वो कुछ भी कहेगा तो वो रेलेवेंट नहीं होगा। मतलब वो अगर बाद में कहता है कि मेरे साथ ऐसा ऑफेंस हुआ है तो वो रेलेवेंट नहीं होगा, बस वो तभी होगा जब 32 क्लॉज 1 में आएगा या प्रोहिबिशन होगा 157 में। तो बस ये इसी चीज़ की बात करता है। तो यहाँ पे इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं वो कंप्लीट हुए। तो हम लोग कुछ केस लॉज देखेंगे इसमें। में जो सबसे इम्पोर्टेंट केस आता है ऑलरेडी डिस्कस किया है, अग्नू नागेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1966 का केस है ये, सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड। इस केस में होता क्या है कि उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट देखा जाता है कि जैसे ही वो क्या होता है, एब्सकॉन्ड कर जाता है, कॉन्ड कर जाता है ऑफेंस के बाद, इमीडिएटली इंसिडेंट, तो ये क्या होगा, इसके अगेंस्ट में ये एक रिलेवेंट फैक्ट होगा। अगर कोई पर्सन है, अब वो जैसे ही ऑफेंस हुआ उसके बाद वो तुरंत भाग जाता है, तो ये शो होता है कि उसी पर्सन ने ऑफेंस किया होगा तभी वो वहाँ से भाग रहा है। फिर इसी में आता है आर एम मलकानी का केस। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आर एम मलकानी का केस 6, 7, 8 तीनों में आता है। तो आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट और महाराष्ट्र का केस है। इसमें भी क्या हुआ, इसमें टेप रिकॉर्डिंग कन्वर्सेशन को था, कन्वर्सेशन की लेकर के बात की गई थी। तो ये कहा गया कि जो उसका कंडक्ट है, कंडक्ट लाइक की उसने जो ब्राइबरी की डिमांड की फ़ोन पे, तो वो उसकी अगर रिकॉर्डिंग होती है तो वो एक रेलेवेंट फैक्ट होगी, उसकी बातें रिकॉर्डिंग है वो उसके कंडक्ट को शो करती हैं। अब कंडक्ट में क्या क्या आता है, तो मेनली कंडक्ट मतलब कि कोई भी ऐसा वर्क कंडक्ट में आ जाता है। किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना किसी आर्ट के प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल भी, ये भी कंडक्ट है। टेप रिकॉर्डिंग
टेप रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट जो होते हैं ये भी एक कंडक्ट होते हैं। अब क्या होता है, अगर कोई केस है, केस में प्लेंटिफ ने अगर कुछ बोल रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, वो भी कंडक्ट होता है। कोई वुमेन पे अगर रेप होता है, रेप अलीज होता है, या कोई क्राइम होता है, या ऑफेंस होता है किसी पर्सन पे, अब उसकी वो इन्फॉर्मेशन जाके देता है, तो वो भी एक कंडक्ट है। तो कंडक्ट इतने कई टाइप के हो जाते हैं, और वो कंडक्ट किसी सूट में आते आते हैं या प्रोसीडिंग में आते हैं। सूट मतलब कि सिविल सूट हो गया, प्रोसीडिंग मतलब कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक रेलेवेंट फैक्ट को शो करती हैं। अगर किसी भी केस में अगर किसी का मोटिव है, मोटिव, प्रिपरेशन या कंडक्ट है, तो ये कंडक्ट क्या होगा, वो रेलेवेंट हो जाएगा। सिंपल सा अगर इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है पीएमसी। तो पीएमसी इज लाइक सेक्शन 8 में पीएमसी है, प्रिपरेशन, मोटिव, कंडक्ट। तो ये पीएमसी से आप इसको याद कर सकते हो। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। अगर इससे रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो आप हमें और ये हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। थैंक यू।